हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बेटा। तो पिछले लेक्चर में हम बोहर का परमाणु मॉडल पढ़े थे, जिसके अंदर हमने बताया था बोहर के कुछ पोस्टुलेट के बारे में। साथ में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रॉन के वेग की बात करी थी, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की बात करी थी और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में घूम रहा है तो किस एनर्जी से घूमेगा, दूसरी कक्षा में घूम रहा है तो वो किस एनर्जी से घूमेगा। इन चीजों के बारे में बात करी। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जो बोहर का परमाणु मॉडल है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो रदरफोर्ड के मॉडल थे वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके थे और ना ही वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बता सके थे। बस परमाणु के मॉडल की जो स्थायित्व की व्याख्या वो बोहर ने की। साथ में इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करी। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में अब हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा हम क्या क्या डिस्कस करने वाले इस लेक्चर के अंदर। हम बात करेंगे बेटा इस लेक्चर के अंदर हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, जो रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर सके थे। साथ में हम बात करेंगे बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, मतलब ये जो मॉडल है वो कहाँ फेल हो गया, मतलब ये भी फेल हो गया भाई, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस मॉडल का। ये जो मॉडल दिया गया, बोहर ने जो मॉडल दिया था, ये एक बड़ी चुनौती थी, बड़ी बात थी, ठीक है, लेकिन फेल हो गया ये भी मॉडल। खैर देखेंगे वो तो हम आगे चल। देखिए बेटा, हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में और हमने कहा था कि जो पहली कक्षा की ऊर्जा होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात हो रही है हमारे पास हाइड्रोजन एटम की, 4 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में जो पहली कक्षा की ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा की ऊर्जा बेटा कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे समझना। तीसरी कक्षा की 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 हमारे पास कितना होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं पांचवी कक्षा की बात करूं तो फिर कितनी होगी बेटा, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से क्या होगा, E6, E7, E8 आप किसी भी कक्षा की एनर्जी निकाल सकते हो किस फॉर्मूले से, जो मैंने बताया था। En आया था हमारे पास 13.6 n²। लेकिन अगर मुझे हाइड्रोजन एटम की बात नहीं करनी तो फिर क्या रख सकते हो, Z², क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, इसलिए -13.6/n²। n क्या है बेटा, n है कक्षा। अच्छा, अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे समझना। ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, नाभिक है। अब ये पहली कक्षा है बेटा, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, देख पा रहे हो, और ये हमारे पास पांचवी कक्षा है। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास क्या है बेटा, पांचवी कक्षा। ये नाभिक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पर गति करेगा तो वो किस एनर्जी से गति करेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि पहली कक्षा की एनर्जी इतनी है। दूसरे कितने बेटा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे कितनी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको भी याद होनी चाहिए सब एनर्जी, कि पहली कक्षा कितनी होती है, दूसरे कितनी होती है, सब पता हो बेटा। इसकी कितनी होगी, -0.54 इलेक्ट्रॉन। तो जो बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षा में वृत्तीय गति करता है और निश्चित ऊर्जा के साथ गति करता है। तो बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहा होगा उसकी एनर्जी निश्चित होगी या नहीं होगी, जब यहाँ गति कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, निश्चित होगी, जब यहाँ गति कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी भी निश्चित होगी और निश्चित ऊर्जा में गति करेगा। भाई आप बताइए, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस तो बहुत रहा होगा। ध्यान से देखो बेटा, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो होगा या नहीं होगा, बहुत रहा होगा। भाई -13.6 के बाद सीधा कहां गए हम, -3.4 पे। तो एनर्जी गैप तो और भी है। क्या इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी के कक्षों में गति कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गति करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। तो उन्होंने यही बात कही थी कि हर प्रकार की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ फिक्स्ड निश्चित वृत्ताकार कक्षा में ही गति करता है। बात समझ में आ गई। इसको बेटा मैंने कहा n=1, इसको कहा n=2, इसको कहा n=3, इसको कहा सॉरी n=,
मैं इसको यही चेंज कर देता हूं। यहां पर हमारे पास ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, ये n बराबर 5। चलिए देख सकते हो आप। अच्छा, अभी जो बात समझने की वो समझो ना बेटा, ध्यान से सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की यहां पर? माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या छोड़ो, यहां पर है इलेक्ट्रॉन, यहां पर है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से एक्साइट होता है और ऊपर जाता है। एक्साइट होता है, कहां जाता है बेटा? ऊपर जाता है। इस घटना को, अब जब ये ऊपर जाएगा तो कुछ एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से। अगर ये रफ हो जाए तो मैं देख चेक करता हूं, हो गया रफ? कहां हो गया ये? कहां भाग जाओ। क्या, ध्यान से देखो बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो क्या होगा? ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहां से यहां जाने पर इसे इलेक्ट्रॉन को क्या करनी होगी? एनर्जी को ग्रहण करना होगा। कितनी एनर्जी ग्रहण करेगा? जितने इनके बीच का डिफरेंस होगा। मान लीजिए एनर्जी E1 है और ये एनर्जी, सॉरी, ये एनर्जी E2 है और ये एनर्जी E1 है, तो हमारे पास कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? डेल्टा ई, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब E2 कितना है बेटा? चेक करो, E2 कितना है? E2 है माइनस के 3.4, माइनस E1 कितना? माइनस के 13.6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 13.6, तो घटा दो भाई जल्दी से। घटाने के बाद कितना मिलेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बेटा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को लेगा, और जब वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब निम्न एनर्जी लेवल से कहां चला जाएगा? वो उच्च एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अगर मैं कहूं क्या इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर E2 में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। वो फिक्स्ड एनर्जी लेगा, ये वाली। इसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कहां जा सकता है बेटा? E2 में जा सकता है, क्योंकि वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो जो एनर्जी अवशोषित करता है, वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब वो जब हाई एनर्जी लेवल में गया तो एनर्जी उसकी बढ़ गई, और अगर किसी की ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसकी स्थायित्व घट जाता है। तो यहाँ ये क्या कर रहा है? खुद को अनस्टेबल फील कर रहा है। भाई उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन खुद को अनस्टेबल फील करता है, तो जब ये अनस्टेबल फील करेगा तो वापस आएगा बेटा, वापस अपनी अपनी कक्षा में आएगा वापस। और जब वापस आएगा तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करती है उतनी एनर्जी को अभी उत्सर्जित करेगा, इमिट करेगा। उतनी एनर्जी को, कितनी एनर्जी इमिट करेगा बेटा? प्लस के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी को इमिट करेगा और वापस आ जाएगा। बस ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी इसे अवशोषण ऊर्जा कहेंगे। ये जो एनर्जी हमारे पास निकाल रहा है इसको हम उत्सर्जित ऊर्जा कहेंगे, कि उत्सर्जित कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एनर्जी को क्या कर रहा है बेटा? ये रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है और ना ही हर प्रकार की एनर्जी को निकालता है। कुछ फिक्स है, कुछ फिक्स है। क्या फिक्स है भाई? एनर्जी का जितना डिफरेंस है ना कक्षाओं के बीच, वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसी एनर्जी को इमिट करेगा। मसलन मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है और वो एक्साइट होके यहां जाता है, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी उसने? तो आप देख सकते हो बेटा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। ये रफ कर देता हूं मैं, ये चेक कर लेते हैं कितनी एनर्जी। अब मुझे बताओ E2 कितना है? E2 है भाई हमारे पास, E2 ये वाली कक्षा है ना, E2 हमारे पास माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहां से गया बेटा? N2 से गया। N2 कितनी है? माइनस के 3.4, तो माइनस माइनस के 3.4। चलो डेल्टा ई बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस 3.4, तो 3.4 में से माइनस कर दो 8.5, सॉरी 0.85। चलो माइनस करो जल्दी से, कितना बचेगा बेटा? कितना बचेगा? 10 में से 5 गए 5, 3 में से 8 नहीं, 13 में से 8 गए बेटा, कितना बचेगा? 13 में से 8 गए 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 2 बचा, तो कितना मिलेगा आपको? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वापस आएगा तो इतनी एनर्जी को क्या करेगा, वो इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। मतलब हर प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ना ही हर प्रकार की एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। अब इससे आपको देखो क्या कंक्लूजन मिलता है। मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइट का सोर्स है बेटा, ये लाइट का एक सोर्स है, यहां से किरणें निकल रही है बेटा, समझो बात। और जो प्रकाश स्रोत होता है उसमें हर प्रकार की किरणें होती है। अब मैं इसको क्या करूं, एक प्रिज्म से पास कराऊं, एक प्रिज्म से मैंने क्या करा, इसको बेटा पास कराया। मान लीजिए ये प्रिज्म हमारा, ये प्रिज्म है, समझना बेटा अच्छे से, ये क्या है हमारा प्रिज्म है। मैंने इस प्रिज्म से इसको पास कराया, तो मैं जब लाइट को यहां से प्रिज्म से पास कराऊंगा, क्योंकि हर प्रकार की लाइट है बेटा इसमें, हर प्रकार की लाइट है। तो अब मैंने यहां पर क्या रख दी, एक स्क्रीन रख दी सामने, यहां पर क्या रख दी बेटा, एक स्क्रीन। ये मान लो ये मेरे पास स्क्रीन है। तो जब मेरे पास ये यहां पर टकराई तो हर प्रकार का कलर मुझे दिखा, हर प्रकार का कलर दिखा बेटा। जो 7 रंग होते हैं ना, जैसे आपने रैम्बो देखा होगा, इस तरीके से हर प्रकार का कलर दिखा मुझे। विबग्योर, इस तरीके से बेटा हर प्रकार का मैं कलर दिखा, विबग्योर दिखा। इसको फील करना अच्छे से बात बेटा। जब मैंने कोई लाइट का सोर्स लिया और उसको प्रिज्म से पास कराया, तो मुझे जो स्पेक्ट्रम मिला, मुझे जो कलर मिले, वो सारे के सारे कलर मिले। ये कलर जो दिखेंगे वो कलर सारे के सारे कैसे थे बेटा, सतत स्पेक्ट्रम। इन्होंने सतत स्पेक्ट्रम बनाया, कैसे बनाया, सतत स्पेक्ट्रम। अब इसी चीज को फील करना, इसी चीज को मैंने क्या करा बेटा, इसी चीज को मैंने क्या करा, इसी चीज को मैंने क्या करा, मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने गैस ले रखी है। अब यहां पर मैंने इसको क्या करा, नीचे से हीट करा, और यहां से किरणें निकाली, यहां से क्या निकाली, किरणें। ध्यान से समझना बेटा। और उन किरणों को मैंने किससे पास करा, प्रिज्म से पास करा। ये रहा, प्रिज्म से पास करा। तो जब मैंने इसको प्रिज्म से पास कराया, तो अब मैंने क्या देखा बेटा, अब मैंने क्या देखा कि इसमें से जो किरणें निकली, अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं बात करूं, चलो बात करेंगे अभी तो फिलहाल। जो किरणें निकली यहां से, ध्यान से सुनो, जो किरणें निकली यहां से और यहां से जो किरणें निकली और जो स्पेक्ट्रम पे हमें किरणें दिखी, उसमें से अगर हम बात करें अवशोषण स्पेक्ट्रम की, किसकी बेटा, अवशोषण स्पेक्ट्रम की, अवशोषण स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, अवशोषण स्पेक्ट्रम की, तो उसमें से क्या था, आपको पूरी पट्टी तो आपको कलरफुल दिख रही थी, हर प्रकार की आपको किरणें मिल रही थी। लेकिन कुछ कुछ क्या हो रहा था, कुछ ये यहां से ब्लैक दिख गया हमें, यहां से कैसा दिख गया बेटा, ब्लैक। तो कुछ पट्टियां हमें क्या दिख रही थी बेटा, ब्लैक दिख रही थी। इसको समझना अच्छे से, कुछ हमें क्या दिख रही थी बेटा, ब्लैक। इस तरीके की पट्टियां दिख रही थी, ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ होगा, ध्यान से सुनना। वो जो हमने ये जो देखा है बेटा, ये देखो, अब हम जब इसको लाइट दे रहे हैं तो एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। अब वो एटम जो है वो हर प्रकार की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। फील करते रहना बेटा इस बात को, एटम हर प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता। अब जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी होगी, यानी कि जो किरण उसने एब्जॉर्ब करी होगी, वो जो किरण ने एब्जॉर्ब कर ली, उसको तो एब्जॉर्ब करके वो एक्साइड स्टेट में चला गया, और बाकी को उसने सीधी निकाल दी। तो बाकी तो मुझे स्पेक्ट्रम पर दिख गई। ध्यान से देखो, बाकी तो मुझे स्पेक्ट्रम पे दिख गई, लेकिन वो किरणें जो इसने एब्जॉर्ब करी वो स्पेक्ट्रम पे नहीं दिखी। उसकी जगह मुझे क्या दिखा बेटा, काला निशान दिखा, काली पट्टी दिखी है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसी चीज को अगर हम बात करें, इसी चीज को अगर हम बात करें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, किसकी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की। फील करते रहना भाई इस बात को, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, इनको हम रेखीय स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम।
हाँ, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इंग्लिश में। अब इसने क्या करा होगा, जो एनर्जी उत्सर्जन में क्या होता है, उत्सर्जन में क्या होता है पहले उसको समझो, उत्सर्जन में होता क्या है। उत्सर्जन में क्या होता है कि जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, जब ये वापस अपनी उसी अवस्था में आएगा तो वही एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। और वो जो एनर्जी इमिट कर रहा है, वो जो एनर्जी निकाल रहा है, वही हमें कहाँ दिखती है बेटा, हाँ, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखती है, जिससे हमें क्या लगता है, जिससे हमें क्या दिखता है कि वो तो कलर दिखता है जो पहले गायब था अवशोषण में, वो अब कलर दिखेगा, बाकी पूरी पट्टी ब्लैक दिखेगी। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि ये जो हमें ब्लैक दिख रहा है, ये अब कलरफुल दिखेगी, ये अब क्या दिखेगी बेटा, कलरफुल। और जो हमें व्हाइट दिख रही थी, जो कलर दिख रहा था, अब वो हमें क्या दिखेगी बेटा, ब्लैक दिखेगी। यानी कि जो पूरी पट्टी है, ये जो पूरी पट्टी है, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के ये पूरी पट्टी हमें कैसे दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। यानी कि जो अवशोषण के अंदर ब्लैक दिख रहा था, कलर नहीं दिख रहा था, वो उत्सर्जन के अंदर कलर दिखता है, बाकी सब ब्लैक दिखता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो नहीं दिखेगा, बाकी सब कलर दिखेंगे। उत्सर्जन में क्या होगा, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी वो कलर के फॉर्म में दिखेगी, बाकी आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया, स्पेक्ट्रम के बारे में प्रूफ कर दिया कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होता, बल्कि वो असतत होता है। देखो बीच में से गैप आ गया, नहीं आ गया, कंटिन्यूअस तो नहीं है, बीच में ब्लैक पट्टी आ गई, सतत नहीं होता बल्कि असतत होता है। तो चलिए अब हम स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ सीख लेते हैं। ये रहा हमारे पास सतत स्पेक्ट्रम। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जी सतत स्पेक्ट्रम क्या हो रहा है। देखो आप इसमें मुझे बताइए, जो सतत स्पेक्ट्रम है इसमें आपको सारे के सारे कलर दिख रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो ब्लू कलर है वो कहां खत्म हुआ और कहां से शुरू हुआ? क्या आप ये देख पा रहे हो? भाई यहाँ आप यहाँ को यहाँ पे ब्लू ज्यादा दिख रहा होगा, यहाँ धीरे धीरे ब्लू ब्लू कम होता जा रहा है और फिर हमारा ग्रीन बढ़ता गया, यही नहीं पता चला ग्रीन कहां खत्म हुआ और कहां से शुरू हो गया। येलो देखो, येलो बताओ कहां से खत्म हुआ और कहां शुरू हो गया। रेड देखो, रेड कहां से खत्म हुआ कहां शुरू हो गया। यानी कि सतत स्पेक्ट्रम में क्या मिलता है हमें, कंटिन्यूअस कलर मिलते हैं। जैसे आप देखते उसके अंदर रेनबो के अंदर कंटिन्यूअस कलर है बेटा, आप देख पा रहे होंगे। इस भाग को बोलते हैं दृश्य भाग, विजिबल स्पेक्ट्रम है दृश्य क्षेत्र। और दृश्य क्षेत्र की ध्यान रखो बेटा, जो दृश्य क्षेत्र की हम बात करेंगे, क्योंकि अभी बात करने वाले जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे उसके अंदर दृश्य क्षेत्र के अंदर, दृश्य क्षेत्र के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से कहां तक होती है बेटा, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नैनोमीटर में 780 नैनोमीटर इसकी रेंज है। इस रेंज में हमें कलर दिखते हैं। इस रेंज में हमें क्या दिखते हैं बेटा, कलर दिखते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, विजिबल, दृश्य क्षेत्र। क्लियर है बात? चलिए देख लेते हैं हम। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में रंगों की लगातार पट्टिका प्राप्त होती है, लगातार पट्टिका प्राप्त होती है बेटा। यह स्पेक्ट्रम विद्युत लैंप या ताप दीप्त, जिन्हें हम गर्म करें, ठोसों द्वारा उत्पन्न होता है। ताप दीप्त, जैसे आप लोहे को गर्म करो, उसका स्पेक्ट्रम, कोई भी सॉलिड चीज लो उसको हीट करो तो उसके हीट से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो भी कैसे स्पेक्ट्रम मिलने वाला है बेटा में, सतत स्पेक्ट्रम। क्लियर है बात? अच्छा, अब बात करते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम, जिसके हम बात कर रहे थे कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अगर मैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी वो एनर्जी कलर के फॉर्म में दिखती है, बाकी सब हमें ब्लैक दिखता है। अवशोषण में अगर हम बात करें तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी वो नहीं कलर दिखेगा, बाकी सब कलर दिखेंगे, क्योंकि बाकी सब रेंज को तो निकाल देगा ना अपने में से। बस जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो एब्जॉर्ब कर ली, बाकी को निकाल दे तो बाकी स्पेक्ट्रम पे दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा बस। क्लियर है? चलिए देखते हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम जो सतत नहीं होता, जो कंटिन्यूअस नहीं होता, तथा जिसमें बीच में चमकीली रेखाओं के स्थान पर काले स्थान पाए जाते हैं, काला स्थान, ब्लैक स्थान पाया जाता है, रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह स्पेक्ट्रम गैस अवस्था में परमाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, गैस अवस्था में परमाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें परमाणु स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, हम एटम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये एक्सप्लेन करा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। चलिए स्पेक्ट्रम को देख भी लेते हैं कि कंटिन्यूअस कैसा है और इमिशन कैसा होगा। इमिशन मतलब उत्सर्जन,
देख भी सकते हो। ये हमारे पास बेटा सतत स्पेक्ट्रम है जिसमें आपको सारी की सारी कलर दिख रहे होंगे और लगातार कलर आपको दिख रहे होंगे। तो सतत स्पेक्ट्रम ये हमारा कैसा स्पेक्ट्रम बेटा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कैसा है ये बेटा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या था, बाकी तो सारा ब्लैक था, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी वो कलर की फॉर्म में दिख रही थी। तो यानी कि जो कलर दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर, ये हमारा हल्का ग्रीन कलर, ये हमारा रेड सा कलर, ये एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी होगी और जब उसने इमिट करी तो यही कलर हमें दिखा। यही स्पेक्ट्रम हमारा कैसा कहलाया बेटा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देख लो ऐसा सतत है ना, सतत तो नहीं है, लगातार कलर तो नहीं मिल रहे ना, ब्लैक पट्टी दिख रही होगी आपको। अब बात करते हैं हमारे पास उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, सॉरी अवशोषण स्पेक्ट्रम की। अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो जब अवशोषण स्पेक्ट्रम को देखोगे तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी वो एनर्जी हमें कलर की फॉर्म में नहीं दिखेगी। तो देखो अवशोषण के अंदर आप देख सकते हो, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, बाकी सब कलर दिख रहा है, बाकी सब हमें कलर दिख रहा है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम हमारा क्या कहलाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्लियर हो गई बात, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, चूंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही खास है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब हम बात करने वाले हैं बेटा हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब मुझे स्पेक्ट्रम निकालना है तो मुझे उसकी अब जो कलर है वो तरंगदैर्ध्य से आता है। जो कलर होता है एक्चुअल में तो वो किसे कैसे दिखता है, वो वेवलेंथ से दिखता है, तरंगदैर्ध्य से दिखता है। तो अब मुझे अगर स्पेक्ट्रम की बात करनी है तो उसकी क्या बात करनी होगी, तरंगदैर्ध्य की। तो अब मैं लैम्डा निकाल रहा हूं, तरंगदैर्ध्य। तो अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, हमने कहा अगर मान लीजिए मेरे पास भाई ये एक कक्षा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट होकर यहाँ जा रहा है। तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होगा तो वापस आएगा ना, और वापस अगर आ रहा है तो मैं कह रहा हूं भाई ये N2 कक्षा से N1 कक्षा में आ रहा है। ये N2 कक्षा है और ये N1 कक्षा है। तो फिर एनर्जी कितनी ये उत्सर्जित करेगा, वो तो डेल्टा ई के बराबर करेगा। तो डेल्टा ई बराबर होगा EN2 माइनस EN1। चेक कर सकते हो, EN2 इसकी जो एनर्जी है माइनस EN1 इसकी जो एनर्जी है, उसके बराबर ही तो उत्सर्जित करेगा। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं जानता हूं, चूंकि भाई E का फॉर्मूला क्या था, E का फॉर्मूला था माइनस के 13.6 Z² अपॉन N²। ये था भाई एनर्जी का फॉर्मूला। तो EN2 का फॉर्मूला क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। EN2 का फॉर्मूला होगा भाई माइनस के 13.6 Z² अपॉन N2 का स्क्वायर, सॉरी Z² अपॉन N2 का स्क्वायर। बोला ये तुम्हें Z² अपॉन N2 का स्क्वायर। क्लियर है बात, ध्यान से देखते रहना। माइनस माइनस बेटा माइनस N1 कितना होगा, N1 कितना होगा माइनस के 13.6 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर। अब चूंकि आपको पता ही है कि जब ये एनर्जी को उत्सर्जित करता है तो विकिरण की फॉर्म में करता है। मैंने बताया था आपको पोस्टुलेट के अंदर, जब ये एनर्जी को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, तो यहां से एक रेडिएशन निकलेगी। आपको पता है रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। अच्छा ये जो रेडिएशन है इसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, h न्यू के बराबर। ये भी आपको पता है। तो मैं बोल सकता हूँ ये एनर्जी जो उत्सर्जित करेगा वो E बराबर किसके करेगा, h न्यू के। तो मैं डेल्टा ई लिख सकता हूँ बेटा किसके बराबर होगा, h न्यू के। न्यू आवृत्ति है, h प्लांक स्थिरांक है, लिखेंगे वो भी, फिलहाल यहां देख लेते हैं। तो माइनस के 13.6 Z² अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस बाहर आके कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये 13.6 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर। क्लियर है बात। अब जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो। तो h न्यू बराबर कॉमन है माइनस के 13.6, माइनस के क्या प्लस के लो बेटा, माइनस को अंदर लेके जाएंगे हम, प्लस के लो। कॉमन आ रहा है 13.6, Z² कॉमन है 13.6, Z² कॉमन है दोनों के पास है।
अब यहां पर मैंने क्योंकि प्लस वाला कॉमन लिया है तो यहां पर मिलेगा मुझे n1 का होल स्क्वायर, n1 का होल स्क्वायर, ये पहले लिया ना क्योंकि ये कॉमन लिया है मैंने, n1 का होल स्क्वायर। यहां माइनस है बेटा और माइनस में यहां क्या बचेगा, n2 का होल स्क्वायर, n2 का होल स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूं न्यू बराबर h को बट्टे में डाल लो भाई, h को क्या डाल लो बट्टे में, 1 मिनट रुको। क्योंकि मैं जानता हूं बेटा न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा क्या होता है, मुझे तो तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो न्यू बराबर क्या होता है c अपॉन लैम्डा, तो न्यू की जगह में रखूंगा तो ये हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा, hc अपॉन लैम्डा 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इस ये जो hc है इसको अपॉन में ले जाओ बेटा, ये जो hc है इसको अपॉन में, तो लैम्डा बराबर होगा, सॉरी 1 अपॉन लैम्डा बराबर होगा 1 अपॉन लैम्डा बराबर होगा 13.6 hc को अपॉन में ले गया बेटा मैं, जेड स्क्वायर यहां पर क्या मिला मुझे 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। क्लियर है बात, ये रहा हमारा फॉर्मूला। अभी तो ये नहीं रहा, अभी तो हम क्या करेंगे इसको और आगे लिखेंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा इसको मैं बोलता हूं रिडबर्ग कांस्टेंट आर, आर बोल दो बेटा, नया कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा ना भाई। एच क्या है, प्लांक स्थिरांक, सी क्या है, प्रकाश की चाल, फिक्स है ना, एच भी फिक्स है, तो एक नया कांस्टेंट आएगा आर, आर तो आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये रहा भाई साहब, ये रहा। जहां आगे लिख लेते हैं, जहां आर हमारा क्या है, आर रिडबर्ग स्थिरांक है, जिसका मान क्या होगा, अगर मैं आर की बात करूं तो आर का मान होगा 1.097 गुना 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। आर का मान ये होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है 1.07 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स। ये हमारे पास निकल कर आ गया फॉर्मूला किसका बेटा, किसका बेटा, वेवलेंथ, वेवलेंथ का 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2। अच्छा, लैम्डा का एक और फॉर्मूला है, ये जो अभी हमने लगाया, एनर्जी डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। देखो डेल्टा ई किसके बराबर रख दिया हमने, एच सी अपॉन लैम्डा के, तो इससे भी तो लैम्डा निकाला जा सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, इस एनर्जी का डिफरेंस। अगर वो बेटा आपको कहता है कि इसकी उत्सर्जन ऊर्जा इतनी है, इस एनर्जी का डिफरेंस देता है, डेल्टा ई का मान देता है और आपसे लैम्डा पूछता है, तब तो निकाल सकते हो। लेकिन वो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन n2 कक्षा से या n5 कक्षा से 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में उत्तेजित होता है, तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। अब उसने ऊर्जा का डिफरेंस तो नहीं दिया और आपको पता नहीं कि 5वीं कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, या मैं कहूं 10वीं कक्षा से पहली कक्षा में उत्तेजित होता है, तो आपको तो पता नहीं 10वीं कक्षा की ऊर्जा क्या होगी और पहले की ऊर्जा क्या होगी, तो डेल्टा ही निकालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर डेल्टा ही निकालना मुश्किल हो जाएगा तो लैम्डा निकालना मुश्किल, इसलिए हम उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। एक और बात बेटा, एक और बात आपको याद रखनी है, वो बात याद रखनी है कि ये तो आर की वैल्यू है 1.097 गुना 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। अगर मैं 1 अपॉन आर की बात करूं तो 1 अपॉन आर की वैल्यू आप ले सकते हो बेटा, कितनी कितनी ले सकते हो, 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम इतना ले सकते हो। 1/r के मान, 1/r की जगह एंगस्ट्रॉम वैल्यू भी खत्म करो, मीटर को भी, मात्रक वात्रक तो हम देख लेंगे, चलो लिख लो जब लिख लिया तो 1 अपॉन आर की वैल्यू, भाई ये आर का मान है, 1 अपॉन आर का मान कितना रखेंगे हम, 1 अपॉन आर का मान कितना रखेंगे, 1/r का मान रखेंगे 912, 912। तो अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी इस वैल्यू की वजह से। क्लियर है बात, सब कुछ परफेक्ट समझ में आ रहा है।
लैम्डा का फॉर्मूला भूलना नहीं बिल्कुल भी बेटा, लैम्डा 1/लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां भाई z बराबर क्या है हमारे पास, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। z क्या है बेटा हमारा, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ये नहीं हो रहा, रफ छोड़ो तो नहीं हो रहा, परमाणु क्रमांक। क्लियर है बात बेटा, सब कुछ ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करें बेटा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, तो चेक करो, चेक करो बेटा, ये हमारे पास, ये हमारे पास n बराबर 1 वाली कक्षा है, n बराबर 1, जिसकी एनर्जी कितनी है बेटा, माइनस के 13.6। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अगर हम बात हाइड्रोजन परमाणु की कर रहे हैं तो z का मान कितना होगा 1, तो z स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा अपॉन n स्क्वायर, और n का मान कितना होगा बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब कितनी एनर्जी आने वाली, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, दूसरा ये रहा, ये हमारे पास क्या है बेटा, n बराबर 2, n बराबर 2, इसकी एनर्जी कितनी निकल के आएगी, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, चलते रहो बेटा अच्छे से। ये हमारे पास तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा बना लेना अच्छे से। n बराबर 3, n बराबर 3 की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी लिखते चले जाओ, माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास n बराबर 4, ये n बराबर 5, और बस फिर हम क्या ले रहे हैं बेटा, डैश वाली ले लेते हैं, डैश वाली ले लेते हैं बस इस तरीके से। ये हमारे पास हो गई n बराबर 5, और ये हमारा n बराबर इनफाइनाइट, अनंत कक्षा 5। एक और ले लेते हैं हम, दो या कक्षा और ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्पेक्ट्रम बनाना है बेटा। n बराबर 6, अब दिखा लेते हैं हम n बराबर इनफाइनाइट, n बराबर इनफाइनाइट। एक और बात आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे, वो बात ये है कि बेटा एनर्जी लेवल जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब एक साइंटिस्ट थे लाइमन, उन्होंने देखा कि आप जब ट्रांजिशन कहीं से भी कराओ, ट्रांजिशन को कहीं से भी कराओ, जैसे n2 से n1 में कराओ, जैसे कहां से कहां कराओ बेटा, n3 से n1 में कराओ, n4 से n1 में कराओ, n5 से n1 में कराओ, n6 से n1 में कराओ, राइट, और इनफाइनाइट से n1 में कराओ, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। क्या बोलते हैं बेटा, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। और ये जो श्रेणी है ये हमें कहां मिलती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। कहां मिलती है बेटा, पराबैंगनी क्षेत्र में। अभी समझते रहना बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं पराबैंगनी क्षेत्र से। अच्छा, पराबैंगनी क्षेत्र की जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास 912 एंगस्ट्रॉम से लगभग 1200 एंगस्ट्रॉम। ये लगभग बात चल रही है बेटा, लगभग की। तो ये जो 912 है
ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है लाइमन श्रेणी की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य बताओ कितनी है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कहां से होगी, 912 एंगस्ट्रॉम। कहां से कहां तक होगी, ध्यान सुनो, ये जो 912 एंगस्ट्रॉम है ना, ये हमारे पास मिलेगी आपको अनंत से, जब हम ट्रांजिशन कराएंगे N1 में, तब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्राप्त होगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां से कहां तक, जब मैं अनंत से ट्रांजिशन कराऊंगा बेटा, हाँ कहां से, अनंत से N1 तक, तो मुझे कौन सी वेवलेंथ प्राप्त होगी, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी जो वेवलेंथ प्राप्त होगी बेटा, वो कहां से कहां होगी, जब मैं N2 से N1 में कराऊंगा। यानी कि जब ट्रांजिशन छोटा होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, जब ट्रांजिशन बड़ा होगा तो वेवलेंथ छोटी होगी। अभी तो देखा था हमने कि जो एनर्जी है वो व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होती है बेटा वेवलेंथ की, तरंग दैर्ध्य। एनर्जी का डिफरेंस जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम, एनर्जी का डिफरेंस जितना कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे बड़ा ट्रांजिशन से मिलती है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटे ट्रांजिशन से मिलती है। तो बात आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, लाइमन श्रेणी। अब अगर बात की जाए, ये कहां मिलती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। रेंज क्या है, 912 एंगस्ट्रॉम से लगभग 1200 एंगस्ट्रॉम। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, कैसे, फॉर्मूला आपको पता है, 1/λ बराबर आर आर। जेड तो हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है तो 1 ही होगा, तो जेड तो हमें यहां रखना नहीं है। 1/N1, N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अगर मैं लाइमन श्रेणी की बात कर रहा हूं तो N1 हमेशा कितना होगा, 1। और अगर मुझे निकालनी है बेटा इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट रख दो यहां पर, अनंत से निकाल रहा हूं ना, तो इनफाइनाइट रख दिया N2, ट्रांजिशन तो अनंत से हो रहा है, तो ये तो 0 हो गया बेटा। भाई अनंत का स्क्वायर भी तो अनंत ही होगा, तो ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो मुझे यहां पर मिला R 1/1, तो मतलब R मिल गया। अब मुझे तो लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा बराबर R को उल्टा कर दो, और 1/R की वैल्यू मैंने बताई थी ना, 912 एंगस्ट्रॉम, याद होगा आपको। 1/R का मान कितना हो जाता है, 912 एंगस्ट्रॉम। तो निकाल सकते हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हो, लॉन्गेस्ट भी निकाल सकते हो, यहां से यहां तक। N1 की जगह N2 रखो, सॉरी N1 की जगह 1 रखो, N2 की जगह 2 रखो, फाइंड आउट कर सकते हो यार आप। चलिए खैर, अब बात करते हैं बेटा हम बाल्मर सीरीज की। बाल्मर ने क्या देखा बेटा कि ट्रांजिशन कहीं से भी हो, जब ट्रांजिशन कहीं से भी हो, जब ट्रांजिशन कहां होगा बेटा, N2 पर होगा, कहीं से भी ट्रांजिशन N2 पर होगा, तो कौन सी श्रेणी मिलेगी हमें, बाल्मर श्रेणी मिलेगी। चेक कर सकते हो, यदि कहीं से भी ट्रांजिशन करो, कौन सी श्रेणी है बेटा, बाल्मर श्रेणी, बाल्मर श्रेणी। अब बाल्मर श्रेणी हमें कहां मिलती है बेटा, दृश्य क्षेत्र में। कहां पर, दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में। इनकी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आती है वो लगभग कहां से कहां तक आती है, अगर मैं कहूं तो मैंने आपको बताया था लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से ये पहुंचेगी हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम तक। जबकि हमने इनकी रेंज देखी थी 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, विजिबल रीजन की मैंने दिखाई थी आपको। क्लियर है बात। तो हमें क्या मिली, बाल्मर श्रेणी मिली। अच्छा, जब इन्होंने देखा बेटा कि ट्रांजिशन कहीं से भी हो, जब ट्रांजिशन N3 पर हो रहा है तो पाश्चन श्रेणी मिल रही है हमें। क्या मिल रही है हमें, पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। और इनकी अगर आप देखोगे तो लगभग जो रेंज मिल जाएगी, अच्छा ये कहां मिलती है हमें, अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में। इनकी जो वेवलेंथ निकल कर आती है वो लगभग आती है बेटा 8000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 17000 एंगस्ट्रॉम। मैं कह रहा हूं लगभग इस रेंज में मिल जाएगी, आपको निकाल लेना। 8000 एंगस्ट्रॉम से हाँ 17000 लगभग एंगस्ट्रॉम तक। बाकी मेन तो ये है हमारे पास बाल्मर और कौन सी, बाल्मर और लाइमन श्रेणी। क्लियर बात। अच्छा,
ध्यान सुनो बेटा, ध्यान से बहुत अच्छे से सुनो। इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन कहीं से भी हो, अगर ट्रांजिशन N4 में हो रहा है तो फिर कौन सी श्रेणी मिलेगी बेटा? अगर N4 में हो रहा है कौन सी मिलेगी? ब्रैकेट। कौन सी? ब्रैकेट श्रेणी। ये भी अवरक्त में होती है, ये भी कहां मिलती है हमें? अवरक्त में मिलती है। यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन N5 से N4, बाल्मर का फर्स्ट ट्रांजिशन N3 से N2 में, सेकंड ट्रांजिशन N4 से N2 में, थर्ड ट्रांजिशन N5 से N2 में, ट्रांजिशन बाल्मर में N2 में होगा। ऐसे आपको याद रखना है ब्रैकेट के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हम ब्रैकेट श्रेणी की लगभग 19,000 से 40,000 तक पहुंच जाती है बेटा वेवलेंथ, तो आपको निकाल लेनी है, मेन तो बस यहीं तक ही है। अच्छा, अगर मान लीजिए ट्रांजिशन 6 से 5 में हो रहा है और अनंत से 5 में हो रहा है, तब हमें कौन सी श्रेणी मिलेगी बेटा? फुंड श्रेणी मिलेगी। फुंड श्रेणी। तो ये था हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर हमें श्रेणियां प्राप्त होती है। अब इसके अंदर बेटा हमें क्या निकालना होता है? वेवलेंथ निकालना होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी होती है। तो मैं इनके फॉर्मूले लिख देता हूं। अगर मैं बात करूं लाइमन श्रेणी, ओके, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। लाइमन श्रेणी के लिए 1/लैम्डा क्या आएगा हमारे? आर जेड तो 1 हो गया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। कहीं से भी ट्रांजिशन हो, अगर ट्रांजिशन 1 में हो रहा है तो हमें कौन सी सीरीज मिलने वाली है? लाइमन सीरीज। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं भाई, मैं कह सकता हूं जो N1 है वो 1 रहेगा, और जो N2 है बेटा वो कितना होगा? 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अगर मैं कहूं बाल्मर श्रेणी, तो बाल्मर श्रेणी में जो वेवलेंथ मिलेगी 1/लैम्डा वो आर। N2 कितना होगा? N1 कितना होगा? 2। N1 2 होगा बेटा, 2 पे ही तो ट्रांजिशन होगा। कहां से होगा हमें नहीं पता, कहां से होगा भाई, तो हम यहाँ N2 लिख रहे हैं, कहीं से भी हो। अगर 2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो कौन सी श्रेणी मिलेगी हमें? बाल्मर श्रेणी। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ N1 तो 2 हो गया, और N2 जो है वो कौन हो सकता है? N2 कौन हो सकता है बेटा हमारा? N2 2 भी हो, सॉरी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? हाँ, पाश्चन श्रेणी की। तो पाश्चन श्रेणी में अगर हम बात करें, पाश्चन श्रेणी में 1/लैम्डा बराबर होगा आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ट्रांजिशन कहां होगा? 3 पे होगा, तो इसका मतलब N1 तो 3 हो गया बेटा, N2 कितना होगा? N2 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं किसकी? ब्रैकेट की, ब्रैकेट श्रेणी की। तो ब्रैकेट श्रेणी की अगर बात की जाए तो 1/लैम्डा बराबर होगा आर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं बात करूं N1 कितना होगा बेटा? N1 तो 4 होगा, और N2 कहीं से भी हो सकता है, तो यानी कि 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, कहीं से भी ट्रांजिशन हो सकता है बेटा, कहीं से भी ट्रांजिशन हो सकता है। बोलो, हो सकता है नहीं? जल्दी बताओ। अच्छा, अगर मैं बात करूं फुंड श्रेणी की, फुंड श्रेणी, तो फुंड श्रेणी की अगर हम बात करें बेटा तो 1/लैम्डा वो बराबर होगा आर 1/ किसका? 5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। और N1 कितना होगा बेटा? N1 5 होगा, N2 कितना होगा? N2 6, 7, 8 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है? लाइमन सीरीज की वेवलेंथ है और बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ है। तो मैंने हर सीरीज की वेवलेंथ के बारे में भी आपको डिस्कस करा दिया। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं बेटा
इस तरीके पूछ लेते हैं कि बताओ N5 से N1 में ट्रांजिशन करा रहा हूं तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होंगे, कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर मैं 5 से 1 में ट्रांजिशन कराऊं तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये पहली कक्षा है बेटा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। हमसे कह रहा है कि भाई, हमसे कह रहा है कि वो N1 1 2 3 4 5 से 1 में ट्रांजिशन कराना है, 5 से 1 में ट्रांजिशन, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होंगे। तो आप गिन सकते हो बेटा, पॉसिबल है कि 5 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, यहां से यहां हो जाए, यहां से यहां हो जाए, यहां से यहां हो जाए, यहां से पहले यहां हो, फिर यहां हो, फिर यहां हो। अलग अलग ट्रांजिशन है, अलग अलग ट्रांजिशन, यहां से यहां हो, फिर यहां से डायरेक्ट यहां हो। अच्छा ये वाला ट्रांजिशन तो सेम हो गया, तो ये तो खत्म कर देते हैं। क्लियर बात। अब ऐसे भी हो सकता है कि भाई यहां से यहां हो डायरेक्ट, यहां से तो यहां हो ही जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पहले यहां से यहां हो, फिर यहां से यहां हो बेटा, और यहां से यहां हो, ये तो अलग गिन ही लिया हमने। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैसे गिन पाओगे आप, गिन नहीं सकते ना, समझ पा रहे हो, गिन नहीं सकते। वैसे हम देख लेते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शायद इनमें कोई ऐसा ट्रांजिशन है कॉमन है, ये रहा कॉमन है ट्रांजिशन, ये कॉमन है, दोनों सेम है ना। ठीक है बेटा 10। तो इसके लिए क्यों ना एक शॉर्ट फॉर्मूला ले लिया जाए, तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन चेक करो बेटा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन देख सकते हो, नंबर ऑफ ट्रांजिशन संक्रमण की संख्या, तो आप ले सकते हो N1 माइनस N2, सॉरी N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 गुना N2 माइनस N1 प्लस 1 बटे 2, इस फॉर्मूले से चेक कर लेना बेटा, इसको अच्छे से चेक कर लेना। ये ठीक है, उसे तो ध्यान से निकाल दो, अभी फिलहाल इसे देखो। N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो उसने कहा है कि ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है, 5 से 1 में हो रहा है, 5 से 1 में। तो वैल्यू रख दो बेटा नंबर ऑफ ट्रांजिशन NT, N2 कितना है बेटा 5 माइनस 1, N2 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। इससे ये खत्म, खत्म है क्या, जल्दी बताओ, समय नहीं है इतना। 4 गुना 5 अपॉन 2, 5 चौक 20 बटे 2, तो कितना आया 10, 10 ट्रांजिशन पॉसिबल। कितने ट्रांजिशन, 10 ट्रांजिशन। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और साथ में आपको हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।